तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा, कुछ निमोनिक्स बताऊंगा, जिससे आपको चीजें जो याद नहीं होती हैं वो याद भी हो जाएंगी। उसकी आप चिंता मत करो, मैं आपको आज याद भी हैंड टू हैंड करवाऊंगा सारे के सारे पॉइंट। इस चैप्टर को हम पढ़ने कैसे वाले हैं, उसका क्या सीरीज रहने वाली है, तो मेरे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग इसकी चैप्टर का। उसके बाद मैं पहले आपको डायमेंशंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और लास्ट हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों डीमोनेटाइजेशन। इस चैप्टर को 5 टॉपिक के अंदर कवर कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करें। मीनिंग, पहले बात, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है, एनवायरनमेंट यानी बाहर का माहौल, वो माहौल जो मेरे बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालेगा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सोचो कोई चीज आपके ऊपर प्रभाव डाल दी और वो आपके कंट्रोल में ना हो, तो आपको कितना ज्यादा उसका ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा। जैसे एग्जांपल देता हूं, बाहर बारिश आ रही है, क्या मेरे कंट्रोल में है कि मैं बारिश को रोक दूं कि मेरी दुकान पे ग्राहक आ सके? नहीं है मेरे कंट्रोल में। सरकार नोटबंदी करी, डीमोनेटाइजेशन करा, क्या मैं रोक सकता था? नहीं। सरकार जीएसटी लेके आई, क्या मैं रोक सकता था? नहीं। मेरा सप्लायर भग गया, क्या मैं उसको रोक सकता हूं? नहीं। लेकिन इन सबका मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है इन सब पे हमेशा अपनी एक नजर बना करके रखना, ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन लेके अपने बिजनेस को आने वाले नुकसान या आने वाले किसी अपॉर्चुनिटी से उसका फायदा भी उठा सके। समझ गए बात को? नुकसान से बचा सके और कोई अगर अवसर आ रहा है तो उसको आप इंजॉय कर सकें। जैसे एग्जांपल देता हूं, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो देखो किसी के लिए बुरा था, किसी बिजनेस के लिए अच्छा था। जैसे पेटीएम बिजनेस के लिए बहुत अच्छा था, पेटीएम वालों की मौज आ गई थी उन दिनों। तो ये माहौल आपको समझना पड़ेगा, वो माहौल जो आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल यानी कि इंसान, इंस्टीट्यूशंस यानी कि अदर फॉर्म्स, अदर बिजनेसेस एंड अदर फोर्सेस, इसके अंदर गवर्नमेंट वगैरह आ गई। ये तीन लोग मेरे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। भाई इंडिविजुअल का मतलब, जैसे एग्जांपल कस्टमर की बात कर लेते हैं, कस्टमर मेरे धंधे पे इफेक्ट डालता है। इंस्टीट्यूशन मान लो हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो हमारे धंधे पे फर्क डालता है ना। और अदर फोर्सेस तो बहुत सारे हैं, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, और मान लो कहीं भूकंप आ गया, कोविड आया, कोविड भी अदर फोर्सेस है। क्या मैं कोविड को रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता, लेकिन बिजनेस पे तो इंपैक्ट आया ही था, आप सबको पता ही है ये तो बात, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इन सबका टोटल होता है, इन सबका टोटल होता है जो मेरे कंट्रोल से आउटसाइड होता है, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, लेकिन बट दे मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन ये हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डाल सकते हैं। हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे को बड़ा अलर्ट होकर के रहना चाहिए। समझ में आई बात? आइए अब शुरू करते हैं सबसे पहले डायमेंशंस पे। डायमेंशंस का मतलब क्या है? पहली बात देखिए, डायमेंशन 5 डायमेंशन बताए गए हैं। जितने भी आपके बिजनेस के ऊपर बाहर के अटैक हो रहे हैं ना, बाहर की चीजें जो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट कर रही हैं, इन सबको 5 कैटेगरी में डाल दिया है। सबसे पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल, फिर आएगा लीगल, फिर आएगा पॉलिटिकल, फिर आएगा टेक्नोलॉजिकल। हर किसी की मैं आपको कुछ पहचान बताऊंगा। पेपर में क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में ऐसे बन जाएगा, आपको केस स्टडी दे रखी होगी और कहेगा बताओ पहचानो कौन सा डायमेंशन इसमें लग रहा है। तो हर डायमेंशन की मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ वर्ड्स बताऊंगा, जिससे आप उसको पहचान सकेंगे। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट रेफर्स टू द फैक्टर लाइक इंटरेस्ट रेट। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट की बात कर दे, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात कर दे, ठीक है,
चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, यानी कि इसका मतलब होता है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल गिलास सुना है ना, यूज करा और फेंक दिया। तो इनकम का वो पार्ट जो मैं यूज कर लेता हूं, अगर लोगों की इनकम का पार्ट वो यूज करने में चेंज कर दे, मान लो पहले एक आदमी 10,000 कमाता था, अब हम देख रहे हैं वो 4,000, मतलब पहले वो 4,000 खर्च करता था, अब क्या करा उसने, कमाता तो 10 है लेकिन आजकल खर्चीला ज्यादा हो गया, 7,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो सोचो वो खर्च करेगा मेरी दुकान पे तो आएगा, ग्राहक है मेरे लिए, तो वो समझ गए। तो उसके खर्चे से, उसके खर्चे के बढ़ जाने से मेरे बिजनेस पे क्या आ रहा है, उसका इंपैक्ट आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट या डिस्पोजेबल इनकम की बात कर दे, ठीक है, और भी बताता हूं, चलो मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूं 2-4। अगर क्वेश्चन के अंदर लेट से वो सेविंग की बात कर दे, इन्वेस्टमेंट की बात कर दे, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि टैक्स रेट की बात कर दे, ठीक है, तो समझ जाइएगा ये हिंट है कि इसके अंदर क्या लग रहा है बेटा, इकोनॉमिक एनवायरमेंट लग रहा है। एग्जाम्पल, हाई इन्फ्लेशन रेट, जैसे अगर महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो ये मेरे बिजनेस के लिए, बल्कि सभी के बिजनेस के लिए ये गलत है। क्यों है भैया? महंगाई ज्यादा हो जाएगी, कस्टमर कंजूस होएगा, भैया उसकी मजबूरी है, तो दुकान ग्राहक दुकान पे कम चढ़ेगा, क्योंकि महंगाई की वजह से। जैसे सोना महंगा हो रहा है, सोना महंगा हो रहा है तो सुनारों की दुकान पे थोड़ी टेंशन है भाई, दुकानों पे ज्यादा ग्राहक पहुंच नहीं रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इससे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। ये तो बहुत करंट और लेटेस्ट एग्जांपल हो गया हमारे लिए। हाई इन्फ्लेशन रेट रिजल्ट इन कांस्टेंट, यानी कि नेगेटिव ऑन बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है। एज द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे लिए रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, जब चीजें महंगी हो रही तो हमें भी महंगा पड़ेगा, मशीन महंगी पड़ेगी, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, सब कुछ। अब महंगाई बढ़ रही है तो भैया आपको सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी अपने एम्प्लॉय की, वरना वो कहेगा भाजी मेरा घर नहीं चल रहा। अब आप उसकी सैलरी बढ़ाओगे, सीधी सी बात है, आप वो कस्टमर से वसूल करोगे, कस्टमर को महंगा पड़ेगा माल, तो वो कहेगा जी भाजी मैं नहीं आ रहा दुकान पे, तो बड़ी दिक्कत है भाई साहब। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट के मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बता दिए हैं जिससे आप चीजों को थोड़ा सा समझ पाएंगे। समझ गए बात को? तो क्या क्या है? सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम। अब आ जाते हैं सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है? सोशल यानी समाज, समाज से रिलेटेड बातें। समाज हमारे बिजनेस पर बहुत इंपैक्ट डालता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, समाज, ये दिवाली फेस्टिवल जो आते हैं, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है बेटा जिसमें हर बिजनेस के अंदर पैसा आता है। हर बिजनेस, एक समझ लो मोची से लेके सुनार तक हर किसी की दुकान पे ग्राहक होता है। दिवाली से बड़ा त्योहार कोई नहीं है। इसमें मैं इस वजह से नहीं कि मैं हिंदू हूं तो मैं दिवाली का नाम ले रहा हूं, आप खुद माहौल को चेक कर लेना। दिवाली मात्र एक त्योहार है जिसमें एक मोची पे भी काम होता है, एक सुनार पे भी काम होता है, घर की पुताई भी होती है, कपड़े भी खूब खरीदे जाते हैं, जूते भी खरीदे जाते हैं, जो रिपेयर कराने वाला है वो रिपेयर कराया जाता है, सफाई का काम होता है, सफाई वाली को पैसे मिलते हैं, मिठाइयों की दुकानों पे भीड़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकानों पे भीड़ होता है। भैया इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। बताओ इस त्योहार से मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। अब सोशल एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है, ये याद रखिएगा। तो इसकी पहचान क्या है? इट इंक्लूड सोशल फोर्सेज लाइक कस्टम एंड ट्रेडिशन। कहा ना, ट्रेडिशन की बात कर दी। जैसे अब अगर ये, जैसे अभी होली तो आने वाली है मार्च में, लेकिन वृंदावन में होली शुरू हो गई है, लगभग हो जाएगी, मतलब थोड़े बहुत दिन में होली। वहां 1-1.5 महीने की होली होती है। बताओ वहां का जो ट्रेडिशन है वो है 1-1.5 महीने होली खेलेंगे। तो भैया 1-1.5 महीने जब होली खेलोगे तो रंग खूब बिकेगा उन दिनों। वहां पे हो रहा है नहीं हो रहा? वहां के जो पुजारी हैं या वहां के जो प्रसाद बेचने वाले हैं वहां, क्योंकि इन दिनों वो भी भक्त भी बहुत पहुंचेंगे तो पैसा वहां पे खूब आएगा। तो कस्टम ट्रेडिशन की बात हो गई, यहाँ पे वैल्यूज की बात हो गई, सोशल ट्रेंड, इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, इससे अलग बताता हूं जो इंपॉर्टेंट केस स्टडी के अंदर आते हैं। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में हेल्थ की बात कर दे कि लोग बड़े हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, ये बहुत पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। या क्वेश्चन में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर दे कि हम तो जी महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, फला ठिकाना है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर दे, हेल्थ की बात कर दे, ठीक है, किसी फेस्टिवल की बात कर दे, हेल्थ हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, फेस्टिवल हो गया बेटा, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, यस ये बहुत पूछता है।
बर्थ रेट डेथ रेट की बात कर दे कि भैया ऐसा है लोग बहुत मर रहे हैं, बहुत जी रहे हैं, मान लो इस साल जो है बर्थ रेट बढ़ गया है। अब भैया सीधी बात है, बर्थ रेट बढ़ गया यानी लोग ज्यादा पैदा हुए हैं तो खर्चा ज्यादा होगा, यानी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आएगा। तो अगर इनमें से आपको कुछ मिल जाए तो आप समझ के चलिएगा आपको कौन सा एनवायरमेंट लग रहा है, सोशल एनवायरमेंट। क्या क्या है? कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, फेस्टिवल। ये बहुत दोनों के दोनों ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आजकल जो है ना लोग हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कम कर रहे हैं, वो हेल्दी ड्रिंक पे ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। बताओ कौन सा एनवायरमेंट लग रहा है? हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हो, लगा दो सोशल एनवायरमेंट। समझ गए ना? जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के तो और क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटिकल एनवायरमेंट में। इसमें दो बातें बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ दो वर्ड मार्क करूंगा। एक तो है स्टेबिलिटी एंड पीस, ध्यान से सुनना, और एक है एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। बताता हूं अभी, इन ये दो ही है मेन, ये दो मेन है बेटा। सर जी क्या है इसके अंदर? अभी बताते हैं बेटे, एक मिनट दो आप मेरे को। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर अबे ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा, ये सही है। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर, बात को समझिएगा थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ कह दे कि ना, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या है, वहां की गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, बार बार प्रधानमंत्री वहां के बदलते रहते हैं, इमरान खान बेचारा खुद जेल में पड़ा हुआ है। ऐसी कंट्री के अंदर बात को समझो, जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है ना बेटा, उस कंट्री में व्यापार भी नहीं होता है। सर जी क्यों नहीं होता है? आप एक बात को समझो, आप मान लो अमेरिका के लोग हो जो किसी कंट्री में पैसा लगाना चाह रहे हो, अपनी फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहोगे? रोज वहां गोला बारूद फटते हैं, रोज वहां नेता बदलते हैं। आप तुम्हारी नेता से किसी से जान पहचान है जिसकी वजह से तुम उस पाकिस्तान में अपना बिजनेस चला रहे हो, कल को पता लगा उसी नेता को गोली पड़ गई, अब तुम्हारा क्या होगा? तो आप ये याद रखिएगा, जब आपकी कंट्री में पीस होता है, सुख शांति होती है, ऐसी ही कंट्री के अंदर लोग पैसा लगाना पसंद करते हैं, ऐसी कंट्री में व्यापार आता है। बांग्लादेश देख लो कौन पैसा लगाएगा वहां, पाकिस्तान देख लो कौन पैसा लगाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? श्रीलंका देख लो कौन पैसा लगाएगा वहां पे, तो कोई पैसा नहीं। वो कौन है, वो रशिया का जिसके साथ युद्ध चल रहा है, यूक्रेन, यूक्रेन में आप पैसा लगा लोगे? नहीं लगाओगे। तो स्टेबिलिटी और पीस बहुत मैटर करता है आपकी कंट्री के अंदर व्यापार के ऊपर। और दूसरा, पहला ये है, और दूसरा क्या है? एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। आपका बिजनेस मान लेते हैं आपका बिजनेस विस्की बेचने का है, अगर आप दिल्ली में विस्की बेच रहे हो तो बेटा दिल्ली की गवर्नमेंट बहुत पसंद करती है विस्की, बहुत पसंद करती है, तो आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। आपको याद होगा 1+1 की स्कीम दिल्ली में ही चली थी। लेकिन अगर हम बिहार में चले जाएं, दारू बैन हो गई है, गुजरात में चले जाएं, दारू बैन हो गई है। वहां की गवर्नमेंट का एटीट्यूड नेगेटिव है आपके बिजनेस के प्रति, अगर आप विस्की का बिजनेस करते हो। लेकिन यहां की गवर्नमेंट का एटीट्यूड आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव है। तो ये भी चीजें आपके बिजनेस पे इफेक्ट करती है कि गवर्नमेंट का आपके बिजनेस को लेके कैसा एटीट्यूड है। आई बात समझ में? जैसे गवर्नमेंट खादी उद्योग को, खादी सुना है ना, जो खादी के बैग बनते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बनते हैं, वो ऐसे बिजनेस को सरकार बहुत प्रमोट करती है। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ये ऐसे बिजनेसेस को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है। तो बताओ अगर आप खादी का बिजनेस करोगे, बताओ आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सरकार का एटीट्यूड पॉजिटिव है आपके बिजनेस को लेकर के। तो इट इंक्लूड पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, कंट्री में पीस है या नहीं है, ऐसी कोई बात कर दे। एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस, आपके बिजनेस के प्रति गवर्नमेंट का कैसा एटीट्यूड है। एग्जांपल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड अप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। लो आ गई सेम लाइन कि भैया लोगों का कॉन्फिडेंस जब भी बिल्ड होता है जब उस देश की गवर्नमेंट स्टेबल होती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैन शेक दैट कॉन्फिडेंस।
तो अगर इनस्टेबिलिटी होगी तो कोई किसी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं लगाएगा। ओके नेक्स्ट, लीगल एनवायरमेंट, वेरी इजी। लीगल एनवायरमेंट क्या है सर जी? देखिए, अगर कोई नियम पास करने की बात कर दे, देखो ये रहा, अगर कोई नियम पास करने की बात कर दे तो समझ लेना लीगल एनवायरमेंट लग रहा है। मान लो क्वेश्चन के अंदर कोई एक्ट वगैरह की बात करते, लो मैं तुम्हें पहले पढ़ा दूं एक्ट वगैरह की बात, कहां ये देखो, कंपनीज एक्ट का हवाला देके कुछ कह दे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देके कुछ कह दे, किसी भी एक्ट को कानून का हवाला देकर के अगर क्वेश्चन बनाया गया है तो वो लीगल एनवायरमेंट लग रहा है। जैसे सरकार जीएसटी लेके आई, जैसे सरकार जीएसटी लेके आई, ये कानून पास हुआ है, यहां पे लीगल एनवायरमेंट लगेगा। बच्चे लीगल और पॉलिटिकल में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने उनकी पहचान बता दी है। पॉलिटिकल की ये पहचान है, लीगल की पहचान है। कोई नियम लागू, कोई पास हुआ हो तो समझ लेना लीगल लग रहा है। चलिए पढ़ें। इट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पास कर दे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, या मान लो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहां के लोकल एमएलए ने कोई पास कर दिया ऑर्डर, है ना, इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो, या एमसीडी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, एमसीडी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, आपको मानना पड़ेगा। मान लो एमसीडी कह रही है भैया अपना दुकान का वो टैक्स जमा करो, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स जमा करो या कुछ भी टैक्स जमा करो, तो कहने का मतलब आपके ऊपर वो नियम लगाए, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट की कोई जजमेंट आ जाए, कोर्ट की कोई जजमेंट आ जाए कि या कोर्ट का हवाला देके क्वेश्चन कुछ कह दे, एंड द डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी बॉडी लाइक एमसीडी वगैरह, इनकी तरफ से कोई ऑर्डर पास होने की बात क्वेश्चन कर दे तो समझ लीजिएगा कौन सा लग रहा है मेरे बच्चों, लीगल एनवायरमेंट लग रहा है। इट इज इंपेरेटिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, बट सीधी बात है, आपको उनका आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ कैन लैंड द बिजनेस एनवायरमेंट इनटू लीगल प्रॉब्लम। अगर आप नहीं मानोगे तो पंगा हो सकता है। जैसे कोविड के दौरान मना कर दिया था, नियम पास हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, कोई दुकान नहीं खोलेगा, और तुमने खोल ली तो भैया फिर तुम्हारे यहाँ छापा पड़ेगा, छापा पड़ेगा, धंधे पे इफेक्ट आएगा। तो ये भी मेरे बिजनेस पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर तो ये एग्जांपल है। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर लें। टेक्नोलॉजी में दो बातें बताऊंगा। पहली बात, अगर आपको बिजनेस करने का कोई नया तरीका पता लग जाए या फिर प्रोडक्शन करने का कोई नया तरीका पता लग जाए तो समझ लेना टेक्निकल की बात कर रहा है। आओ पढ़ाता हूं। इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, आपने कोई इंप्रूवमेंट करी है अपने धंधे में, इनोवेशन कोई आविष्कार करा है, विच प्रोवाइड द न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का कोई नया तरीका पता लग गया है, एंड न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, और या फिर बिजनेस चलाने का कोई नया तरीका पता लग गया है। जैसे कि हम आपको बताएं तो इस समय हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। मेरे को अपने बिजनेस को चलाने का अब नया तरीका पता लग गया है। तो समझ लीजिएगा कौन सा मेथड लग रहा है बेटा, यहां पे कौन सा मेथड लग रहा है, यहां पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट लग रहा है। तो इसके अंदर दो बातें हैं। नंबर वन, हमें गुड्स बनाने का कोई नया तरीका पता लग गया है, और या फिर हमें बिजनेस को चलाने का कोई नया तरीका पता लग गया है। ठीक है बेटा, ओके सर, आगे चलते हैं। एग्जांपल पढ़ लो। एयरलाइंस कंपनीज हैव इंटरनेट एंड www पेजेस वेयर कस्टमर कैन लुक फॉर फ्लाइट टाइम। बिल्कुल सही बात है भैया, पहले कहां थी ये सुविधा, पहले तो वहीं लाइन में जाकर के पता लगता था कौन सी फ्लाइट है कौन सी नहीं है। अब तो आप घर बैठे अपनी फोन में चेक कर लेते हो कौन सी फ्लाइट कब उड़ रही है, कौन सी फ्लाइट का क्या रेंट है। भैया टेक्नोलॉजी है, आज इंटरनेट से सब कुछ चल रहा है, टेक्नोलॉजी है। आज आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बताओ, इससे मेरे धंधे पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? बिल्कुल पड़ रहा है भाई साहब। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क पड़ चुका है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो। तो ये हमारे बेटा डायमेंशन से, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से सवाल जरूर अटक जाता है। 5 डायमेंशन है, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल और
टेक्नोलॉजिकल, मैंने सबके आपको कीवर्ड्स बताए हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ओके सर, अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है, ध्यान से सुनना, पेपर में इंपॉर्टेंस पूछ ले, नीड पूछ ले, सिग्निफिकेंस पूछ ले, बात एक ही होती है। समझ गए मेरी बात को? अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लें कि बाहर का माहौल क्या है, तो इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट क्या होगा, या इसे जानना क्यों जरूरी है, क्या ही हो जाएगा इसको जानने से। तो भैया सबसे पहला फायदा या सबसे बड़ा आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपॉर्चुनिटी को। किसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? अपॉर्चुनिटी को। मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जैसे पेटीएम वाले ने आइडेंटिफाई करी अपॉर्चुनिटी नोटबंदी में कि भैया मेरे लिए अवसर है, एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और आप सबसे पहला, अगर फर्स्ट मूवर का मतलब होता है पहला कदम उठाना। पेटीएम के बाद सारे खुद पड़े उसके अंदर, लेकिन पेटीएम सबसे पहला था, इसलिए पेटीएम का को एक अलग लेवल का बूस्ट मिला है। तो ये आपके लिए फायदा है। दूसरा इट हेल्प टू आइडेंटिफाई थ्रेट। थ्रेट भी पता लगता है, अपॉर्चुनिटी भी पता लगती है, थ्रेट भी पता लगता है। कैसे सर जी? मान लो बाहर की कोई एमएनसी कंपनी आ रही है, तो भैया थ्रेट है, बिल्कुल थ्रेट है। समय रहते अपने आप को प्रिपेयर कर लो, फायदे में रहोगे। तो ये आपको बिजनेस, और अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, फिर तो होने दो मंगल एक दिन। जिस दिन पता लगेगा वो आ गए, उस दिन तुम अपनी जो है वो शुरू कर रहे हो कि अब हम इंप्रूव करेंगे। भैया आप क्या करेगा, अब तो वो इंप्रूव हुए आए हैं, तुम्हारा तो बिजनेस अब गया। आपको समय रहते अपने आप को इंप्रूव करने के लिए वार्निंग मिल जाती है, वार्निंग सिग्नल है ये आपके लिए। तो सबसे पहला फायदा क्या है? अपॉर्चुनिटी पता लगती है। दूसरा फायदा क्या है बेटा? थ्रेट पता लगता है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट ऑन टाइम। समय रहते आपको अपने डर के बारे में पता लग जाएगा, एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। और ये आपके लिए वार्निंग सिग्नल का भी काम करेगा। समझ गए? ओके सर जी। नेक्स्ट, इट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप आगे की प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग तो आज के माहौल के हिसाब से बनाते हो ना, बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है। आप माहौल के हिसाब से चीजें बदलते हो ना अपनी। जैसे एग्जांपल देता हूं, पहले टीवी बनते थे जो पीछे से इतने भारी बल्कि हुआ करते थे, क्या वो बनते हैं? क्या आज कंपनी वो बना रही है? नहीं। क्यों? बाहर का माहौल अब एलईडी और एलसीडी का हो गया है। कंपनी कह रही है नहीं मैं तो आज भी वही बनाऊंगी, तो बेटा फिर कौन खरीदेगा आपके टीवी को? तो आपकी आगे की प्लानिंग बाहर के माहौल के हिसाब से होती है। इट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अभी मैं याद भी कराऊंगा आपको ये। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आ गई ना वही बात कि फ्यूचर में हमें क्या स्टेप लेने हैं, उसके लिए प्लानिंग बनाने में आज का माहौल आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। नेक्स्ट, इट हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इसका ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है। रिसोर्स इसके अंदर क्या, देखो आप जो भी आप माल बना रहे हो, ठीक है, उस आउटपुट जो आप बना रहे हो उसका इनपुट तो सोसाइटी से आ रहा है ना। अब मान लो लेट से आपको पैसों की जरूरत है, आपको लोन चाहिए, आप गए मुंह उठा के, आपने कुछ नहीं पूछा किसी बैंक में जाके, आपने कहा बराबर में एचडीएफसी है चलो चलते हैं, आप लोन ले आए 15% पे। अरे भैया थोड़ा सा बाहर का माहौल जांच लेता, एक दो बैंक में और पता कर लेता, पता लगा एचडीएफसी के बराबर में ही 2 दुकान छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक है, वो 10% पे आपको लोन दे रहा था। आपने सर पकड़ लिया, अबे यार ये क्या हुआ, अब पकड़ ले सर, अब क्या हो जाएगा। समय रहते बिजनेस के माहौल को समझना, बाहर चल क्या रहा है, इससे आप जो आपके लिए यूजफुल रिसोर्सेज हैं जैसे पैसा है, उसको आप टेप का मतलब अरेंज करना। Understanding business environment help an enterprise to design policy that allow it get the resources. Resources आपको मिल जाएंगे बाहर से, सस्ते मिल जाएंगे, that is need get it can convert those resources into output. फिर आप उसकी मदद से आउटपुट बना लेना ताकि आपको वो चीजें महंगी ना पड़े। बस ये है इतनी सी बात।
ठीक है बेटा, ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। यस, बाजार में जो बदलाव आ रहा है आप जब ही तो उसको कॉपी कर पाओगे जब आप उस बदलाव के बारे में अवेयर होगे। आपको पता ही नहीं है बाहर बदलाव क्या आ रहा है, आप तो फिर अपने पुराने तरीकों से धंधा चलाओगे, फेल हो जाओगे। तो अगर आप बाहर के माहौल को समझ रहे हो तो आप उसे कॉपी भी कर पाओगे समय रहते। तो इफेक्टिवली कॉप का मतलब होता है मतलब कदम से कदम मिला के चलना। टू इफेक्टिवली कॉप विथ सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो बदलाव आ रहे हैं अगर आपको उसके साथ कदम के साथ कदम मिलाना है, मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरमेंट। तो भैया आपको एनवायरमेंट को एग्जामिन यानी उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए एंड डेवलप अ सुटेबल। जी ये लास्ट और देख लेते हैं। इट हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल भैया आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करेगा। अगर आप माहौल को समझोगे उसके हिसाब से मूव करोगे तो आपकी सिर्फ आज की ही नहीं भविष्य की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। समझ गए? तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली इंप्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस बट ऑल्सो सक्सीड इन मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक आप मार्केट में टिके रहोगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं आपको सारे के सारे पॉइंट एक बार अब अपने तरीके से बताता हूं। इसका मैं एक आपको कोड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रियंका चोपड़ा ने रोटी खाई। बोलो क्या? प्रियंका चोपड़ा ने रोटी खाई। तुम्हें छोड़ के विदेश चली गई थी ना, अब उसे रोटी की याद आ रही है। प्रियंका चोपड़ा ने रोटी खाई। अब पी से क्या है बेटा? पी से है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में मैंने क्या बताया था कि आप अपनी आज की परफॉर्मेंस और भविष्य की परफॉर्मेंस दोनों को ही इंप्रूव कर सकते हो। सी से क्या होता है? चेंजेस, यानी आप बदलते हुए माहौल के साथ खुद भी बदल सकते हो। उस चेंजेस को आप भी कॉपी कर सकते हो अगर आपने बाहर के चेंजेस को एनालाइज करा है तो। आर से क्या होता है बेटा? रिसोर्सेज जो आपको समाज से प्राप्त होते हैं। अपने रिसोर्सेज सोच समझ के चुना करो, कभी वो महंगे ना पड़ जाएं। तो रिसोर्सेज को टैप करने में यानी कि रिसोर्सेज को लेके आने में अपने यहाँ पे, इसमें भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहिए। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था HDFC और ICICI का। ओ से अपॉर्चुनिटी, यानी बाजार में जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्रैप करने में भी आपकी ये मदद करता है, उसके हिसाब से आप मूव करते हो। टी से क्या था? थ्रेट। टी से क्या था बेटा? थ्रेट, यानी कि जो भी आपके लिए डर है उसको भी आप समय रहते पहचान लो ताकि आप समय रहते उसके ऊपर काम कर सको और आप अपने आप को उससे बचा सको। और आई से क्या था बेटा? आई से क्या था? अच्छा, एक छोटी सी चेंजिंग कर रहा हूं। आई से है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ये पूरा एक साथ है। आई से है मेरे बेटे इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ठीक है? आई से है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ठीक। और पी से क्या है सर जी? पी से है हमारा प्लानिंग एंड पॉलिसी, भविष्य की प्लानिंग और पॉलिसी को बनाना। तो प्रियंका चोपड़ा ने रोटी खाई से पी से क्या है? प्लानिंग एंड पॉलिसी। सी से क्या है? सी से क्या है? रिवाइज करो मेरे साथ। सी से क्या है बेटा? चेंजेस। आर से क्या है? रिसोर्सेज। ओ से क्या है? अपॉर्चुनिटी। टी से क्या है? थ्रेट। और आई से क्या है? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। एक दो बार अपने आप दोहराओ इन चीजों को, आपको याद हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके सर जी, अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या है? आगे है फीचर। सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिल्कुल, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बाहर के फोर्सेस जो हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट करते हैं। बाहर में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल आता है, परिभाषा में मैंने आपको पढ़ाया था। बाहर में कौन कौन आता है? बाहर में आते हैं इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और अदर फोर्सेस। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग अ बिजनेस। नेक्स्ट, इट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बेटा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सबके लिए आते हैं। जैसे GST आई, सबके लिए आई।
उसको बोलते हैं बेटा जनरल फोर्सेस। नोटबंदी आई सबके लिए आई, उसको बोलते हैं जनरल फोर्सेस। कोविड आया सबके लिए आया, उसको बोलते हैं जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक फोर्सेस का एग्जांपल सुनो। आपने अगर सुना हो ताजमहल के आसपास की जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद करा दिया गया क्योंकि उससे उड़ने वाले धुएं से ताजमहल का रंग में चेंजेस आ रहे थे, मार्बल में उसके चेंज आ रहे थे, ऐसी न्यूज हमने सुनी थी। अब बताओ ये जो ऑर्डर आया है क्या ये हिंदुस्तान की सभी फैक्ट्रियों के लिए आ गया, सब पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, ये आपके लिए स्पेसिफिक फोर्स कहलाएगा, यानी वो आपके ऊपर लगा है। या दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपका कस्टमर आपसे रूठ के चला गया गुस्से में, स्पेसिफिक फोर्सेस है, पूरी मार्केट पे उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ गए? तो जनरल फोर्स जो सबके लिए है, स्पेसिफिक फोर्स जो सिर्फ आपके लिए है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये सभी के सभी आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, चलो वाले मैं आपको लास्ट में पढ़ाता हूं, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा था, बताता हूं इसके बारे में। तीसरा डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है सर जी? बेटा डायनामिक का मतलब होता है बदलते रहना। बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलते रहता है। भाई कोविड आया तो हमेशा के लिए थोड़ी आ गया, चला गया, कुछ और नई प्रॉब्लम आएगी। नोटबंदी आएगी, हमेशा के लिए रह गई क्या वो टेंशन? नहीं, फिर कुछ नया आएगा। तो डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बाहर का माहौल लगातार चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों? ये अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है। और जब तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाता है, अनसर्टेन का मतलब होता है कि आप पहले से उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है क्या मोदी जी अगला क्या निर्णय लेने वाले हैं? पता है क्या आपको? नहीं। आपको पता है क्या अमेरिका क्या करने वाला है? नहीं। आपको पता है क्या पाकिस्तान क्या करने वाला है? नहीं। तो ऐसे ही बाहर का माहौल आपको नहीं पता क्या है, और खास तौर से जब तो आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जब बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हो। आपको नहीं पता कि अगला बम क्या फूटे, क्योंकि बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, एक संभलता नहीं दूसरा बदलाव आ रहा है। आप अगला बदलाव एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम प्रेडिक्शन कब कर सकते हैं बच्चों? हम प्रेडिक्शन जब कर सकते हैं जब हमें बदलाव इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ रहे हैं। एक बदलाव आया है, अब आप अपना आराम से टाइम लेके सोचो बाहर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अगर बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो आप इजीली उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इट इज अनसर्टेन, you cannot predict future. It is uncertain as it is difficult to predict future happening, especially when changes are taking place frequently. और खास तौर से जब चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली यानी जल्दी जल्दी आ रहे हो, एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल फैशन इंडस्ट्री, भाई साहब मोबाइल लाते हो आप, लेटेस्ट फोन ले आओ, बिल्कुल लेटेस्ट जो आया महीने भर बाद बेकार है वो, दूसरा नया उससे भी ऊपर अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बहुत जल्दी जल्दी चेंज आता है ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड इट्स। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे दिवाली आ गई, ठीक है, दिवाली आई, दिवाली से व्यापार बढ़ गया, साथ में ब्याज के रेट भी कम हो गए थे। अब ब्याज के रेट कम हो जाने से बिजनेस में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है बहुत ज्यादा। अब इंटरेस्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और जो फेस्टिवल है वो है बेटा आपका सोशल एनवायरनमेंट। इन दोनों ने आपके बिजनेस पर फर्क डाला है। पर क्या अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपकी सेल 10 लाख से बढ़ गई, इसमें दिवाली का कितना रोल था और इसमें इंटरेस्ट का कितना रोल था, एक्यूरेट बता दो? नहीं बता पाओगे। ये सब आपस में क्या होते हैं बेटा? इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो बदलाव हिंदुस्तान के लिए काम कर गया वो बदलाव जरूरी नहीं अमेरिका के लिए काम करे। एग्जाम्पल, साड़ी का जो कपड़ा होता है वो महंगा हो गया, भाई इंडिया में उसका प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन उसका प्रभाव आप सोचो अमेरिका में भी पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अमेरिका में कौन साड़ी पहनता है भला? तो रिलेटिव इंपैक्ट होता है, ये अलग अलग होता है रीजन टू रीजन। ओके, लास्ट पॉइंट ये हमारा रह गया था इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है सर जी? इंटर रिलेटेड का एक सिंपल सा मतलब है दोस्त कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपस में क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सब आपस में क्या करते हैं बेटा? रिलेट करते हैं। तो हमने कितने पॉइंट पढ़े? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, तो 7 पॉइंट है ये हमारे। अब इन 7 पॉइंट को याद करने का तरीका क्या है? देखो बेटा, आपने एक आतंकवादी संगठन का नाम सुना होगा, ISIS, ठीक है ना। एक बार आपको पता है ये दिल्ली में आए थे, हैं? ये बच्चों को ढूंढ रहे थे, और बच्चों को ढूंढते समय ये 2 जगह गए थे, ध्यान से सुनना नाम। एक तो गए थे बेटा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि बच्चे वहां बहुत बैठे रहते हैं, है ना। और एक दिल्ली में जो है ना बहुत पहले फेमस हुआ करता था, बहुत पुरानी बात है ये, तो बहुत फेमस हुआ करता था क्रॉस रिवर मॉल, ठीक है। तो क्या है हमारी लाइन, क्या है? IS वाले, शॉर्ट में बोलेंगे आतंकवादियों को, IS वाले पहले DU गए, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, फिर CR गए, यानी क्रॉस रिवर मॉल गए। आओ चेक करा देता हूं। I से क्या है बेटा? I से है आपका इंटर रिलेटेड। S से क्या है सर जी? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ध्यान से सुनना बात को। D से क्या है बेटा? डायनामिक एनवायरमेंट। U से क्या है सर जी? U से है मेरे बच्चे अनसर्टेन। C से क्या है सर जी? C से है मेरे बेटे मिस हो रहा है इसके अंदर, कोई बात नहीं। R से क्या होता है बेटा? R से होता है मेरे बेटा रिलेटिव कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात? और एक अलग से याद रख लेना, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। I से क्या है बेटा? इंटर रिलेटेड। S से क्या है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। याद करने की कोशिश करो मेरे साथ। I से क्या है? इंटर रिलेटेड। S से क्या है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। D से क्या है? डायनामिक। U से क्या है? अनसर्टेन। C से क्या है? इसमें मिस है, कोई बात नहीं, उससे अलग 1 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। R से क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि अमेरिका में जो चीज इफेक्ट करे जरूरी नहीं वो भारत में भी करे। और उससे अलग एक लास्ट हमारा क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हमने इसका भी कोड बनाया है, और इंपॉर्टेंस के लिए हमने क्या कोड बनाया था? प्रियंका चोपड़ा ने रोटी खाई, याद है हमारे को? बिल्कुल सर जी। अब आगे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं और इसका समापन करते हैं। जो टॉपिक का नाम है डीमोनेटाइजेशन। बेटा डीमोनेटाइजेशन का मतलब हम सबको पता है, नोटबंदी करना। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन इज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने करा था टू कैंसिल द, देखो ये वर्ड आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलता है, लीगल टेंडर। पता है लीगल टेंडर किसको बोलते हैं? जिस पैसों को सरकार का आशीर्वाद होता है कि भैया इसे पैसे मानो, उसको हम लीगल टेंडर बोलते हैं। आप एक काम करना, यूट्यूब पे जाना, मोदी जी की नोटबंदी वाली स्पीच को सुनना, 8 बजे जो उन्होंने दी थी सन 2016 में। उन्होंने बोला था, भाइयों बहनों, आज रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब सरकार ने अपना आशीर्वाद हटा लिया था उसके ऊपर से, फिर हमने उसको मनी मानना बंद कर दिया था। तो इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया गया, स्टेटस ऑफ द करेंसी। द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वॉज टू कर्ब करप्शन। एम क्या था डीमोनेटाइजेशन का? कि कैसे भी करके करप्शन कम हो जाए, स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी किसको बोलते हैं? काला धन किसको बोलते हैं? कि जैसे मान लो मैं कमा तो रहा हूं 50 लाख, गवर्नमेंट को दिखा रहा हूं 20 लाख, यानी टैक्स भी मैं 20 लाख पे दे रहा हूं, सरकार से अपनी कमाई छुपा ली, उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। पहले लोग बहुत करते थे, आपने सुना होगा, वो दीवारों में से भी पैसे निकल रहे थे, छोटे छोटे गड्ढे कर रखे थे, उसमें पैसे दबा रखे थे, वो सब ब्लैक मनी था। अब उसमें ज्यादातर बड़ी करेंसी होती है, 500 और 1000 के नोट थे। रातों रात रद्दी हो गई, सरकार ने रातों रात रद्दी कर दी लोगों के पैसों की। समझ में आई बात? इसके फीचर क्या है? तो सबसे पहला फीचर क्या है? डीमोनेटाइजेशन इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। इसका मतलब जिसके पास काला धन है
उसको अब अपनी अपनी आय का खुलासा करना पड़ेगा, सरकार से माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपके ऊपर टैक्स लगेगा, वो भी पेनल्टी के साथ में, कि तुमने छुपाया कैसे, या फिर उसे कूड़े में जलाओ। समझो ना यार, मेरे पास नोट है बहुत सारे 500,000 के, मैं कहां जाऊंगा इसे चेंज कराने? बैंक जाऊंगा। अब बैंक वाले पूछेंगे हाँ भैया इतना पैसा, समझो मेरे अकाउंट में आ रहा है वो पैसा, सरकार की तरफ से नोटिस आ जाएगा, गोयल साहब तुम्हारे अकाउंट में बड़े करोड़ों रुपए आ रहे हैं, कमाई तो तुम दिखा रहे थे, तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, ये कहां से आया? जवाब दो, मुझे बुला लेंगे, मुझे धर लेंगे वो, और मुझसे कहेंगे ला बेटा निकाल, टैक्स निकाल पेनल्टी के साथ में। तो इसका पहला फीचर है डीमोनेटाइजेशन इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। नेक्स्ट पॉइंट, डीमोनेटाइजेशन इज अ मेजर टू इंप्रूव टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस यानी लोग टैक्स पे करने का जो मतलब जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वो लोग अब टैक्स की चोरी ना करें। बात को समझो, तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई तो तुमसे टैक्स ले लिया गया ऊपर, अब तुम भी कहोगे चलो भैया अब चोरी पकड़ी गई है, कान पकड़ते हैं, अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, अब तो हम अपने पैसे को इनकम में दिखाएंगे ताकि हमारे जो है सरकार दोबारा से पिटाई ना करे। जैसे आपकी कोई घर पे चोरी पकड़ी गई, आप पैसे चुराते थे पापा के पर्स में से, पापा ने एक दिन धर लिया, कूटा तुम्हें, रख के कूटा तुम्हारे को, तो वो जो पैसे थे, समझो मेरी बात, वो जो पैसे तुमने चुराए थे वो आपसे ले लिए, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब आइंदा ऐसा ना करो, उसके लिए आपको सीख मिल गई, है ना? तो इंप्रूव करा हमने किसको? टैक्स कंप्लायंस को। नेक्स्ट, डीमोनेटाइजेशन लेड टू चैनलाइजिंग मोर सेविंग। ये जब एमसीक्यू में आता है ना, बच्चा घबरा जाता है, ये क्या बोल रहा है? देखिए, चैनलाइज सेविंग का मतलब क्या है? अब जब सरकार के नजरों में आप आ ही गए हो, तो अब आपको सरकार कह रही है भैया सारी ट्रांजैक्शन कोशिश करो, कोशिश मत करो, सरकार तो सख्ती के साथ बोलती है। अब आप भी कहोगे चल भैया ऑनलाइन ही करो, तो सब बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं। जो पैसा मैंने तिजोरियों में डाल रखा था, अब वो पैसा कहां पहुंचेगा? मेरे अकाउंट के अंदर पहुंचेगा। उसी को बोलते हैं चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। बैंक डिपॉजिट विल इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, बैंक डिपॉजिट अब बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग अपना पैसा अब तिजोरियों में ना रख के बैंक में रखेंगे। सरकार ने इसलिए डिमोनेटाइजेशन करा था। अब ये कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। चौथा, डिमोनेटाइजेशन का एक एम ये भी था, उद्देश्य ये भी था कि हम लेस कैश इकोनॉमी पे जा सके, यानी कि लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की आदत डले। जब नोटबंदी नहीं हुई थी, यकीन मानो उससे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी भी नहीं, ना के बराबर थी। और अब तो बेटा आपको अगर 10 रुपए का कोई आइसक्रीम भी लेना है या 10 रुपए की कोई वस्तु लेनी है, उसके लिए भी फटाफट बंदा जेब से फोन निकालता है, तुरंत पेमेंट हो गई। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। सरकार का ये भी एम था कि जब पैसा जेब में होगा नहीं, जो है वो बेकार हो गया है, पैसा जो अकाउंट में उसी से घर चलाना है तेरे को, तो भैया कर अब तुरंत तू भी कर, चला पेटीएम तू भी। समझ गया मेरी बात को? तो डीमोनेटाइजेशन एम टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, कैश ट्रांजैक्शन लोगों ने कम करी। डिजिटल ट्रांजैक्शन यूजिंग रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड एटसेट्रा इंक्रीज। और ये सब क्या हो गए बेटा? बढ़ गए। यही सरकार का मेन उद्देश्य था। ऐसा कोई फुल फ्लेजेड लिखने को मुश्किल आता है, बट आप याद कर लेना, बहुत इजी है। सबसे पहला क्या है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करा। दूसरा, टैक्स कंप्लायंसेस आपसे करवाए कि आइंदा चोरी ना हो जाए। कंप्लायंस यानी हमारे सारे नियमों का पालन करो। चैनलाइजिंग मोर सेविंग यानी कि अब बैंक में और ज्यादा डिपॉजिट बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि आप अपना पैसा तिजोरी से निकाल के बैंक में जमा करोगे। कैशलेस इकोनॉमी बनाने का हमारा उद्देश्य था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके किससे हैं बेटा? डीमोनेटाइजेशन से। इस चैप्टर में गिने चुने 4-5 टॉपिक हैं बेटे। आप देखो, मैंने पहले पेज पे आपको लिख के दिया था। अच्छा, यहां से हट गया, कोई नहीं। एक तो था फीचर नंबर 1, एक है इंपॉर्टेंस नंबर 2, एक है डायमेंशन इकोनॉमिक सोशल वगैरह, ठीक है ना वो, और एक क्या है? डीमोनेटाइजेशन। 4 टॉपिक है। इंपॉर्टेंस का कोड था प्रियंका चोपड़ा ने रोटी खाई। फीचर का कोड था डीयू, आईएएस वाले पहले डीयू गए फिर सीआर गए, क्रॉस रिवर गए। फिर डायमेंशन का कोई कोड नहीं है। डायमेंशन 5 है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, या तो केस स्टडी के फॉर्म में आएंगे या फिर नाम लिखा हुआ आएगा, भैया ये एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। उसके बाद रहा बचा डीमोनेटाइजेशन, वो तो अभी हमने कवर कराई है, चैप्टर बड़ा छोटा था।
तो बेटा अब आप इसकी तैयारी शुरू कर दो जोरों शोरों से, ठीक है बेटा। तो ये आपको लेक्चर पूरी ईमानदारी से लगाना है। जो भी आपका प्रॉब्लम हो, मैं उम्मीद करता हूं आपको कुछ क्लैरिटी बढ़ी होगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।